नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज रविवार है, तो रविवार विशेष में विशेष खबर मैं आपके लिए लाया हूं। लेकिन उस खबर की शुरुआत करने से पहले एक बार मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे क्यूबाइव नेटवर्क को, खासतौर से यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। हमारा जो रंबल का प्लेटफॉर्म है उसे फॉलो करें, एक्स का प्लेटफॉर्म है उसे फॉलो करें, और QYIV.in अंग्रेजी में हमारा OTT प्लेटफॉर्म है और प्रकाश TV.in हिंदी में, तो उन दोनों को भी लॉग इन करना ना भूलें। अपडेटेड रहने के लिए, न्यूज देखने के लिए और विशेष न्यूज देखने के लिए जरूर लॉग इन करें और QYIV यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब शुरुआत करते हैं विशेष खबर की। खबर नागपुर से आ रही है। नागपुर में शुक्रवार को एक बहुत महत्वपूर्ण हियरिंग थी 10,000 करोड़ के डिफेमेशन केस की। उस केस को कंक्लूड होना था और वो केस आजकल जो पूरी दुनिया में घूम घूम करके इलेक्टेड गवर्नमेंट से भी आगे निकलने की होड़ में है और इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी अपनी हिदायत दे रहे हैं। भारत में ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े व्यवसायी हो गए हैं। वो मुकेश अंबानी और दूसरे जो व्यवसायी हैं अडानी साहब, उनको भी पीछे छोड़ करके आगे निकल गए हैं। इसीलिए वो दुनिया के इंटरनेशनल फोरम पे जाकर के अनाप शनाप बोलते हैं। वो कहते हैं कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ उसका क्या संबंध होना चाहिए, ये सलाह देने का काम वो कर रहे हैं। मैं नाम ले रहा हूं आदार पूनावाला का और साइरस पूनावाला का। दुर्भाग्य से साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, लेकिन भारत सरकार ने, मैंने दुर्भाग्य इसलिए कहा क्योंकि भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया है। अब मैं इसे दुर्भाग्य क्यों कह रहा हूं? एक तो पद्मश्री से उनको पुरस्कृत किया गया है, फिर भी ये दुर्भाग्यशाली क्यों है? दुर्भाग्यपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि भारत सरकार को असली बात शायद पता नहीं चल सकी, और अगर पता चली होगी तो बहुत विलंब हो गया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत सरकार को QYIV नेटवर्क, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अवेकन इंडिया मूवमेंट, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो प्रधानमंत्री कार्यालय को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को सूचनाएं दे रहा था, साइंटिफिक सूचनाएं दे रहा था, आगाह कर रहा था, उन्हें बतलाने की कोशिश कर रहा था कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और यह अंतरराष्ट्रीय साजिश है। दुनिया में अलग अलग देशों की सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। नाम दिया जा रहा है महामारी का, लेकिन आप इस पर आप चाक चौबंद रहिए, चौकन्ना रहिए, उन्हें बताने की कोशिश हो रही थी। लेकिन भारत सरकार शायद इस बात पर तवज्जो नहीं दे पा रही थी। उसका कारण था कि भारत सरकार के जो तमाम सलाहकार थे वो उसी नैरेटिव से गाइडेड थे जो नैरेटिव अंतरराष्ट्रीय माफिया चलाना चाहती थी, और भारत सरकार को अंततः अंतरराष्ट्रीय माफियाओं के सामने नतमस्तक होना पड़ा। उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको लीड करने वाला व्यक्ति ही, उनके ऊपर ही आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है। इथोपिया के वो नेता हैं और कम्युनिस्ट पार्टी, वहां जो लेफ्ट पार्टी है, उसके वो नेता रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सारे संगीन आरोप लगे हुए हैं। उनको, एक नेता को, एक पॉलिटिशियन को, एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे सर्वा बना देना, ये अपने आप में ही दुखद था। लेकिन हमारे देश की सरकार को पता नहीं किस नशे में थी, किसकी सलाह पर चल रही थी। हमारे देश के मुखिया ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें तुलसी भाई कह दिया। अब वो किसी रणनीति के तहत कह रहे हो, उनको मालूम होगा कि आने वाले दिनों में ये सब पलटने वाला है और मैं इन्हें दोस्त बना करके इनके साथ इनकी औकात इनको दिखाऊंगा। हो सकता है कि ये रणनीति हो।
जियोपॉलिटिक्स में सरकार की रणनीति क्या होती है, सरकार कैसे सोचती है, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है। और मैं समझता हूं कि एक देश के नागरिक होने के नाते मुझे ये लगता है कि सरकार जो कुछ भी सोच रही होगी देश के हित में होगा। लेकिन सरकार के ऊपर संदेह की सुई उस वक्त हम लोगों ने उठाई थी और हम लोगों ने कहा था कि ये काम मत कीजिए, इसमें बहुत नुकसान होगा, और आज पूरा देश नुकसान झेल रहा है। लेकिन सरकार की उस वक्त मति मारी गई थी, और खाली भारत सरकार की नहीं, दुनिया भर की सरकारों की मति मारी गई थी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया भर की सरकारों के साथ उन लोगों ने कोलैबोरेशन कर लिया, माफियाओं ने, और उसमें मुट्ठी भर लोग थे जो कि सरकार को नियंत्रित कर रहे थे, सो कॉल्ड एक्सपर्ट के रूप में, सो कॉल्ड डोमेन एक्सपर्ट के रूप में। और डोमेन एक्सपर्ट के सामने पॉलिटिकल जो बिरादरी थी वो एक प्रकार से नतमस्तक थी, और दुनिया भर की पॉलिटिकल बिरादरी नतमस्तक थी। अकेले भारत में नहीं, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, रूस हो, जर्मनी हो, हर जगह, इजराइल तक में, और अमेरिका में तो ये खेल ही चल रहा था। चाइना में तो चाइना के ऊपर ये पूरी साजिश ही मढ़ी जा रही थी। इतनी सारी बातें हो रही थी, लेकिन हम लोग, आपका क्यूबाइब नेटवर्क, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अवेकन इंडिया मूवमेंट, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरह के डॉक्टरों के साथ, डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर के, साइंटिस्टों के साथ मिलकर के सरकार को जानकारी दे रहे थे, सरकार को बतला रहे थे, सरकार को आगाह कर रहे थे। आज हमारी बात पूरी तरह से सच साबित हो रही है, और उसी की लड़ाई हम लोग अदालत में लड़ रहे हैं। सिर्फ दिशा सुशांत का केस नहीं लड़ रहे हैं, महामारी के दौरान जो कुछ भी पाप हुआ उसकी भी हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अदालत में लड़ रहे हैं। 10,000 करोड़ का नोटिस सर्व किया जा चुका है आधार पूनावाला को। आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक है, और आधार पूनावाला को इसलिए नहीं नोटिस सर्व किया गया है कि उन्होंने कुछ खास दवाइयां बनाई या उनके कुप्रभाव को लेकर के नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस ये भेजा जा रहा है कि उन्होंने पूरे देश के साथ झूठ बोला, पूरे देश के साथ झूठ बोला, पॉलिटिकल बिरादरी से झूठ बोला, उनको गुमराह किया, उनको अंधेरे में रखा। और ये सभी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर के, रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ मिलकर के, सोरोस की ओपन सोसाइटी के साथ मिलकर के ये सारे लोग काम कर रहे थे। और उसमें भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, भारत सरकार के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में, और यहां तक कि पीएमओ में भी अपने मोल को इन्होंने घुसाने की कोशिश की थी, अपने जासूस को घुसाने की कोशिश की थी। अदालत में भी इनके जासूस घुसे हुए थे, और उस वक्त में अदालत में इनके तरफ से बैटिंग करने वाला कोई और नहीं था जिसके खिलाफ आपका क्यूबाइब नेटवर्क इतनी शिद्दत से, इतनी मजबूती से लड़ा कि आपको उस पर गुमान होगा, आपको गर्व होगा। उस वक्त के तत्कालीन जज साहब एनबी रमन्ना, उनके खिलाफ हम लोगों ने मोर्चा खोला कि उनका किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और क्यों वो एक खास पद्धति को, एक खास विधा को और एक खास दवाई को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसके खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। जो कुछ भी उस दौरान हो रहा था उसके खिलाफ कुछ भी क्यों नहीं सुनना चाहते हैं, इसको हम लोगों ने उजागर किया कि मुख्य न्यायाधीश के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। उनकी मां का शेयर भारत बायोटेक कंपनी में है, और भारत बायोटेक को जो निवेश है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का है, बिल गेट्स का है, और सीरम इंस्टीट्यूट में भी जो निवेश है वो बिल गेट्स का है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के तकनीक पे सीरम इंस्टीट्यूट बूटी तैयार कर रहा है। ये सब सारी जानकारी दी उन्होंने, झूठ बोल करके फैलाया कि देश के अंदर हमारे देश का स्वाभिमान है, उसको अलग तरह की नैरेटिव दी गई। मतलब स्वाभिमान से जोड़ दीजिए, उसके बाद कुछ भी गलत कर लीजिए, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। और तब हम लोगों ने कहा था कि नहीं, ये हमारी मौलिक जिम्मेदारी है कि हम अपने राष्ट्रवादी सरकार को, हम अपने सनातनी सरकार को ये जानकारी मुहैया कराएं, उन्हें बताएं कि ये आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको ठगा जा रहा है, इसमें हमारा नुकसान है। और हम लोगों ने ये इस जिम्मेदारी का निर्वाह किया, और हम लगातार सरकार को बताते रहे कि इसमें किस प्रकार से हमारा नुकसान हो रहा है। लाखों करोड़ के वारे न्यारे हो रहे हैं। हालांकि बाद में सरकार को खरीदने की जितनी कोशिशें इन कंपनियों ने की वो भी पब्लिक डोमेन में आ गया। खाली सरकार को नहीं, जो पार्टी सत्ता में थी खाली उसी को नहीं, जो पार्टी विपक्ष में थी उनको भी खरीदने की कोशिश हुई और खरीदा गया। कोई पार्टी इससे अछूता नहीं बचा।
इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उसको चंदा देने के माध्यम से सबके मुंह को चुप किया गया और सबकी जुबान पर एक प्रकार से ताला लग गया कि साहब इनके खिलाफ कैसे बोलेंगे। लेकिन अब एलॉन मस्क और ट्रंप दोनों ने इनके खिलाफ बहुत जबरदस्त हमला बोल दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोल दिया है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मामले सामने आने लगे, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में वापस किया जाने लगा बूटी को मार्केट से, उसके फरमान जारी होने लगे, उसके बारे में ओपनली चर्चा होने लगी। बिल गेट्स के खिलाफ, जो बिल गेट्स को सेक्रेटली $4 बिलियन दिया गया था यूएस एड की तरफ से, उसकी जांच शुरू हो गई। और पहली बार जब ट्रंप सरकार सत्ता में आई, पहले ही दिन उन्होंने निर्णय कर लिया कि डब्ल्यूएचओ से वो बाहर जाएंगे। डब्ल्यूएचओ एक ऐसी संस्था बन के रह गई है जिसकी साख अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। और उसके सर्वा थे ये टेड्रोस, ये इथोपियन नेता, इथोपियन पॉलिटिशियन, डब्ल्यूएचओ के सर्वा। और हमारी आम जनता को इसकी कोई जानकारी नहीं। आम जनता शायद ये समझ रही थी कि डब्ल्यूएचओ जो कह दिया वो एकदम से शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र का वाक्य है, उसे तो फॉलो करना ही है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। ऐसी बात नहीं थी और यही बात हम बतलाना चाहते थे। आज टेड्रोस को अधिकतर आबादी जान गई है कि टेड्रोस कोई डॉक्टर नहीं है, टेड्रोस कोई साइंटिस्ट नहीं है। टेड्रोस बिल गेट्स की टुकड़े पे पलने वाला एक पॉलिटिशियन है इथोपिया का, जो बहुत ही बदनाम पॉलिटिशियन है अपने यूथोपिया में। गिनी पिग बनाया जाता है यूथोपियन पॉपुलेशन को, अफ्रीकन पॉपुलेशन को, जो हमारी जो ब्लैक आबादी है, जो हमारा अफ्रीकन जो गरीब कंट्री है, वहां लोगों के ऊपर किस प्रकार के ट्रायल हो रहे हैं, ये अब पूरी दुनिया के सामने में आ चुका है। हम लोगों ने इसकी जानकारी बहुत पहले भी दी थी। इसी को लेकर के नागपुर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और मुकदमा किया गया था, जो एक अखबार के मालिक भी हैं, उन्होंने ये मुकदमा फाइल किया था और ये 10,000 करोड़ का नोटिस गया था। उसमें आधार पूनावाला ने कहा कि जो निचली अदालत के जो जज हैं वो पार्टी से मिली हुई है, ये आरोप लगा दिया। इस कंटेम्प्ट की सुनवाई होनी थी। आधार पूनावाला ने कहा यह बात कि जज जो हैं वो कुछ मिल करके हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि आधार पूनावाला इतने पैसे वाले हैं, लाखों करोड़ रुपया महामारी के दौरान उन्होंने प्रॉफिट कमाया, लाखों करोड़ रुपया, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है उनके ऊपर। लोगों को यह भ्रम में डाला गया कि उन्होंने हमारे जानमाल की रक्षा की है, कितने बड़ी सेवा की है। और लोग कहा कि भाई जो वेल्थ क्रिएटर हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी हैं। अरे साहब, ये वेल्थ क्रिएटर हैं और हमारे आपके जेब से पैसा लूट करके ये विदेशों में अय्यासी कर रहे हैं। कभी इनके तरफ आंखें खोलिए। और अब तो आंखें खुल रही हैं और हमारी सरकार की भी आंख खुल गई है। तो जब इनके खिलाफ नोटिस गया कि आपने अदालत से झूठ बोला, सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके सरकार ने कहा कि भाई हमने किसी को मैंडेट नहीं किया था कि आपको बूटी लेनी ही लेनी है। सरकार की तरफ से यह मैंडेटरी नहीं था। लेकिन यह शख्स उस वक्त भी आकर के कैमरे पे बाइट दे रहा था कि अदालत को चाहिए कि जो कोई भी इस बूटी पर सवाल उठाए तो उसकी सुनवाई अदालत में नहीं हो, अदालत को फेंक देना चाहिए उनके फाइल को। और एनबी रमन्ना ने वही किया। अभी जो निवर्तमान चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ साहब, वो भी कभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। ये तो नागेश्वर राव थे, जस्टिस नागेश्वर राव, जिन्होंने सुनवाई की हम लोगों के अपील पे, और उसके बाद उनका निर्णय आया कि ये बाध्य नहीं किया जा सकता है, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है, आवश्यक नहीं बनाया जा सकता है बूटी को। ये व्यक्ति का अपना अधिकार है कि वो कोई दवा ले या नहीं ले। कानूनी रूप से ये गलत है कि आप जबरदस्ती किसी की इच्छा के खिलाफ जाकर के आप उसको कोई दवा लेने पर मजबूर करते। कहा यह गया कि अगर कोई नहीं लेगा तो वो दूसरे के लिए खतरा है। इस प्रकार का हैबॉक क्रिएट किया गया, डराया गया
कि नहीं लेने वाले दूसरे के लिए खतरा हो सकते हैं, दूसरे को भयंकर खतरे में डाल सकते हैं, उनकी जान खतरे में है, इसलिए जबरदस्ती करना पड़ेगा, इसलिए मैंडेट करना पड़ेगा। अदालत ने कहा कि ऐसा कुछ साइंटिफिक रिकॉर्ड तो है नहीं। सारे साइंटिफिक रिकॉर्ड अब पब्लिक डोमेन में आ गए हैं। अदालत ने कहा कि भैया ऐसा कोई साइंटिफिक रिकॉर्ड तो है नहीं कि जो नहीं लिया है वो दूसरे लोगों के लिए खतरा है। उल्टा ये हो गया है कि जिन्होंने लिया है वो दूसरों के लिए खतरा है। इसके सारे रिकॉर्ड्स आ गए कि पोस्ट बूटी किस प्रकार के इंपैक्ट हुए हैं, इसका डिटेल भी आ गया, अब पीयर रिव्यूड डिटेल आ गया है। और इसी को लेकर के अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। अमेरिका में जो हाय तौबा मची है, अमेरिका में जो कोहराम मचा हुआ है, अमेरिका में जो एलन मस्क ने अभी डॉज में इंक्वायरी पर इंक्वायरी, इंक्वायरी पर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहे हैं, उसके पीछे हाल क्या है? यही है। और वो बेगेट्री साहब अब कम्युनिकेशन प्रमुख हो गए हैं। डेल बेगेट्री का आपको याद होगा कि जेनेवा में जाकर के उन्होंने डब्ल्यूएचओ के दफ्तर के बाहर विरोध किया था, क्योंकि डब्ल्यूएचओ एक ट्रीटी ला रही थी और उस ट्रीटी को मैंडेटरी बना रहा था कि जो कोई भी मेंबर स्टेट है डब्ल्यूएचओ के साथ उस ट्रीटी को साइन करना पड़ेगा। और उस ट्रीटी में क्या था? कानूनी बाध्यता थी। कानूनी बाध्यता की थी क्या थी कि अगर कोई महामारी या कोई एपिडेमिक का मतलब है कि अगर कुछ एक खास इलाके में अगर कोई ऐसी बीमारी आती है जो कि इन्फेक्शस है, लोगों को संक्रमण करने वाली बीमारी आती है, तो उसको एपिडेमिक कहेंगे। और अगर उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है, बड़े स्केल पर हो जाती है, 2, 4, 10, 20 जिलों और एक स्टेट को या एक देश को अपने कब्जे में ले लेता है, तो उसे फिर आप महामारी का रूप दे देंगे, उसको पेंडेमिक कह देंगे। और इसका डिफिनेशन डब्ल्यूएचओ ने पेंडेमिक का डिफिनेशन भी बदल दिया। डब्ल्यूएचओ ने पेंडेमिक के डिफिनेशन में पहले जो डिफिनेशन था कि किसी संक्रामक रोग से होने वाली मृत्यु के आधार पर उसे पेंडेमिक डिक्लेयर किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब है कि वो संक्रमित अगर हो गए, इन्फेक्शन अगर आपका हो गया, इवन कि ऐसे लोग जो एसिम्टमेटिक हैं। अब लीजिए साहब, एक तो इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन से आप परेशान हैं, लेकिन इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि इन्फेक्शन हो गया है, लगता है, उसके लिए भी इन्होंने किट तैयार कर लिया था कि लगता है कि इन्फेक्शन हो गया है तो उसको एसिम्टोमेटिक कह दिया, और उस आधार पर भी पेंडेमिक का डिक्लेरेशन हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि बाजार को नियंत्रित करना था, वो इसलिए कि अपनी दवा को बेचनी थी। ये सारा षड्यंत्र मिलकर के, ये सारा तिकड़म करके दवा कंपनियों ने, फार्मा कंपनियों ने सो कॉल्ड डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके ये तैयारी किया और अलग अलग डेफिनेशन में परिवर्तन किया। आज अमेरिका, पहले दिन अगर अमेरिकी राष्ट्रपति आकर के डब्ल्यूएचओ से खुद को विड्रॉ करता है और देश में कोई चर्चा नहीं होती, वो सारी मीडिया संस्थानें जो बिल गेट्स को बुला करके लेक्चर करवा रही थी, वो मीडिया संस्थान आज बिल गेट्स से नहीं पूछ रही है कि आप लेक्चर क्यों करवा रहे थे। बिल गेट्स कोई वैज्ञानिक तो था नहीं, बिल गेट्स कोई साइंटिस्ट नहीं था, बिल गेट्स कोई इंजीनियर नहीं था। बिल गेट्स एक फाइनेंशियल कंपनी चलाने वाला व्यक्ति, और ये माइक्रोसॉफ्ट भी किसी से उसने खरीद लिया, और इस तरह से वो धंधा करते करते, लाइजनिंग करते करते यहां तक पहुंच गया। अब उसके सारे फाइल खुल रहे हैं, जेफरी जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड का भी, ये वहां क्या क्या रंग चलाते थे बिल गेट्स साहब। तो यहां जब अदालत में कार्रवाई शुरू हुई तो अदालत ने नोटिस भेजा, और उस नोटिस का जवाब माननीय आधार पुलावाला ने कहा कि ये हमें एक्सप्लॉइट करने का तरीका है, और उसमें जज के खिलाफ ही आरोप लगा दिया। और जज के खिलाफ जब आरोप लगाया तो जज साहब ने इनको फिर सम्मन भेजा, और आज हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली थी। और आज क्या हुआ, मतलब शुक्रवार को क्या हुआ साहब? हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि मैं इस सुनवाई से खुद को अलग करता हूं। यह प्रभाव है इस आधार पूनावाला का, यह प्रभाव है
पॉलिटिकल बिरादरी को गुमराह करके अपनी औकात, अपनी हैसियत बताने का इसकी कंपनी ने मुंबई में धर्मा प्रोडक्शन में 51% इक्विटी खरीद लिया है। बॉलीवुड को भी अपने कब्जे में कर लिया है। पैसे के गुरूर में यह भी उसी तरह से मदमस्त है जिस प्रकार से सलमान खान मदमस्त है। खैर, सलमान खान तो ऐसे करोड़ों सलमान खान को आधार पूनावाला खरीद लेगा, वो हैसियत है आधार पूनावाला की। तो आधार पूनावाला ने उस वक्त कहा था कि जज को ऐसे मामले नहीं सुनने चाहिए। ये ऑफिशियल बाइट है। टेलीविजन के कैमरे पे आकर के आधार पूनावाला ने कहा कि अगर दवा के खिलाफ कोई बोलता है तो उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए साहब, उस दवा में क्या है नहीं है यह पता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आधार पूनावाले की कंपनी दे रही है, उसे खा लीजिए आप, उसे ले लीजिए आप। आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और जब इसको लेकर के जो इफेक्ट हो रहे हैं, जब लोगों को पता चल रहा है, उसके जो कुप्रभाव हो रहे हैं, वो कुप्रभाव जानने के बाद जब लोग अदालत जा रहे हैं, इनको नोटिस भेज रहे हैं, तो सरकार एक तरफ पल्ला झाड़ती है। सरकार कहती है कि हमने मैंडेट नहीं किया था, और ये कंपनी कहती है कि हमने तो सबको बता दिया था, हमने तो बता दिया था कि इसके कुप्रभाव भी क्या होंगे। ये झूठ एफिडेविट भी दे रही है। पहले एफिडेविट दिया कि हमारे इससे कोई कुप्रभाव नहीं है, फिर जब सवाल आया कि नहीं भैया ये हो रहा है, तो कहा हम इस बारे में भी बता दिए थे, हमने किसी को फोर्स नहीं किया था। क्या क्या फोर्स हुआ था ये सब आपने देखा, और खाली भारत में नहीं पूरी दुनिया में हुआ। भारत में तो फिर भी कम रहा, भारत में तो फिर भी सरकार ने मैंडेट नहीं किया, भारत में तो फिर भी भारत की अदालत ने स्टैंड लिया और भारत की अदालत ने इनको बाहर फेंका। लेकिन अमेरिका में तो हद कर दिया, अमेरिका में तो जबरदस्ती किया, अमेरिका में तो अदालत ने भी उसके समर्थन में फैसला दिया। और इसलिए आपको याद होगा कि जब डॉक्टर पीटर मैकॉला भारत आए थे, उन्होंने कहा था कि भारत के जुडिशियल सिस्टम से हमें बहुत आशा है, भारत के पॉलिटिकल बिरादरी से भी हमें आशा है, और भारत की मीडिया से भी आशा है। और उन्होंने क्यूबाइब नेटवर्क की बड़ी तारीफ की थी। वो आजकल सलाह दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, डॉक्टर पीटर मैकॉला। डॉक्टर असीम मल्होत्रा सलाहकार नियुक्त हो चुके हैं। डॉक्टर असीम मल्होत्रा जो क्यूबाइब नेटवर्क के कार्यक्रम में आए 2023 फरवरी में, 7 फरवरी को सेव द साइंस हमारा मूवमेंट था, उस कार्यक्रम में आए। आज वो डॉक्टर असीम मल्होत्रा ट्रंप के सलाहकार नियुक्त हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका में वहां की अदालत फार्मा लॉबी के साथ खड़ी थी, लोगों के जान के साथ खड़ी नहीं थी। भारत में भारत का सुप्रीम कोर्ट ने भारत के लोगों का मान रखा, उनका सम्मान किया और विज्ञान को बचाया, विज्ञान को बचाया। और अंततः सरकार भी समझ गई कि साहब इस खेल में हम नहीं पड़ेंगे, और सरकार ने भी कहा कि हमने जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की थी। हालांकि जबरदस्ती की गई थी, उसके लिए मैं मोदी जी को कभी माफ नहीं करूंगा, जबकि हम लोग उनको लगातार ये बोलते रहते थे, फिर भी मोदी जी माने नहीं। अब मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ गए, लेकिन इस मामले में मैं मोदी जी की गलती को मानता हूं और उन्होंने गलत काम किया, ये मैं बोलता ही रहूंगा। बाकी चीज में हम उनके साथ हैं, लेकिन इस मामले में वो गुमराह हुए। क्यों गुमराह हुए, कैसे गुमराह हो गए, कैसे उन्होंने टेड्रोस को तुलसी कह दिया, तुलसी शब्द का भी अपमान किया। जिसको ट्रंप आते ही बाहर का दरवाजा दिखा दिया, उस व्यक्ति को आप टेड्रोस को तुलसी कह रहे हैं। किसके इशारे पर कह रहे हैं? आपकी आंखें मैं खोल रहा हूं, पहले भी खोला था, आप अपनी आंखें खोलिए, आप अपने आसपास देखिए। ये लेफ्ट लिबरल बेईमानों की, धूर्त लोगों की फौज खड़ी है जो आपको विज्ञान के नाम पर गुमराह कर रही है, अवैज्ञानिक सलाह दे रही है लगातार। तो अवैज्ञानिक सलाहकारों को बाहर निकालिए, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवाइए कि तुमने जो हमें फैक्ट्स दिए थे, तुमने जो हमें सलाह दी थी लॉकडाउन लगाने की, तुमने जो हमें सलाह दी थी मास्क पहनाने की, वो उसका आधार क्या था ये बताओ, उसका वैज्ञानिक आधार क्या था। आज जिन्होंने लॉकडाउन के खिलाफ बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया, वो एनआईएच के डायरेक्टर हो गए हैं, डॉक्टर जय भट्टाचार्य, जिनसे क्यूबाइब नेटवर्क भी संपर्क में था। वो डॉक्टर जय भट्टाचार्य एनआईएच के डायरेक्टर हो गए हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो एनआईएच, जिस वक्त एंथनी फॉची का आदेश आप मान रहे थे, एंथनी फॉची का आदेश डब्ल्यूएचओ मान रहा था,
और डब्ल्यूएचओ का आदेश आप मान रहे थे, तो आज उसी जगह पर एनआईएच के डायरेक्टर जय भट्टाचार्य हैं और उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन जो था वो पूरा का पूरा एक ऐसा एक्सरसाइज था जिसने देश के दुनिया भर के जनता के साथ, दुनिया भर की आबादी के साथ अमानवीय व्यवहार किया और सदियां माफ नहीं करेंगी उस कृत्य के लिए। और उसमें खाली भारत शामिल नहीं है, पूरे दुनिया भर के देशों की बात मैं कर रहा हूं। और दुनिया भर के देश में अब इंक्वायरी शुरू हो गई है और अमेरिका में तो एनआईएच के डायरेक्टर बन गए हैं जय भट्टाचार्य, जिन्होंने बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया था। और वो डिक्लेरेशन का मतलब था कि लॉकडाउन गलत है, अगर कोई इन्फेक्शन एयरबॉर्न हो गया है तो लोगों का एंटीबॉडीज खुद बढ़ता है और उसके लिए और भी उपचार हो सकते हैं, दवाएं दी जा सकती हैं, वैक्सीन दी जा सकती हैं, सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन हैवॉक क्रिएट करना था, डराना था लोगों को। जो दवा दी गई, जो बूटी दी गई, वो एक्चुअल में था ही नहीं। जिस कैटेगरी में उनको कहा, तो वो उनको कहा गया इमरजेंसी ऑथराइजेशन किया गया उनको। फार्मा कंपनी चाहती थी कि इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल जाए और जल्दी से जल्दी हम ये माल को बेच दें। सारी कंपनियां आ गई थी और यहां पर देश में केजरीवाल और राहुल गांधी कह रहे थे जल्दी बूटी दो, जल्दी बूटी दो, जल्दी बूटी दो। इस तरह से सरकार को घेर रही थी। तो मैं कह रहा हूं बार बार कि सरकार की इसमें उस तरह से गलती नहीं थी। सरकार एक ऐसे चीज में फंस गई थी जहां उनको, अगर वो दवा नहीं देती तो लोग कहते दवा दीजिए, क्योंकि आपके साइकोलॉजी को इस तरह से कर दिया था। और अगर दवा नहीं देते तो उनको कहता कि भाई सरकार दवा देने में अक्षम है। और अगर सरकार समझाने की कोशिश करती और फिर अगर कुछ बात हो जाती तो फिर सरकार को घेर लिया जाता कि देखिए ये गलत काम कर रहे हैं। तो एक प्रकार से सरकार को इन्होंने तलवार की धार पर खड़ा कर दिया। अगर तलवार पर चढ़ते हैं तब भी पैर कटेगा, उतरते हैं तो तलवार पर चल नहीं पाते। ये हालत कर दी थी इन लोगों ने। तो ऐसे पूनावाला को, जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री जी गुमराह किया, गलत सलाह दिया, गलत तरीके से गलत प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपके खजाने से भी पैसा निकलवाया और लोगों की जेब से भी पैसा निकलवाया, उनके खिलाफ आज जो कानूनी कार्रवाई हो रही है तो जज खुद को ही अलग कर रहा है सुनवाई से। अद्भुत बात हो रही है। हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूंगा। दलील यह दी जा रही है कि जो इसमें वादी हैं, जिन्होंने केस किया है, उनका वो कभी किसी समय वकील रहे थे। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो वही बताएंगे। हमारे पास जो सूचना है वो यही है कि जज साहब ने इस केस को सुनने से मना कर दिया और कहा कि मैं इससे अपने को अलग करता हूं। तो उस वक्त रमन्ना साहब सुनते नहीं थे, चंद्रचूड़ साहब सुनते नहीं थे। अब जब कुछ अदालतें सुन रही हैं तो उस अदालतों के खिलाफ आधार पूनावाला कह रहा है कि हमें डिफेम करने के लिए हमारे खिलाफ नोटिस आ रहा है। और हाईकोर्ट से जाकर के हाईकोर्ट के जज कह रहे हैं कि मुझे इसमें सुनवाई करने से रोका जाए, मैं इसमें नहीं करूंगा सुनवाई। अब ये रसूख, अब इसे क्या कहा जाए? क्या ये आधार पूनावाला का रसूख है, रुतबा है, जो एक जज खुद को कह रहा है कि मैं अपने को अलग कर रहा हूं? या जज के पास वाकई में कोई ऐसा ग्राउंड है जो आने वाले दिनों में इस केस के ही खिलाफ हो जाता, इसलिए उन्होंने खुद को अलग कर लिया है? अगर ये आधार है या सुनवाई, अगर दूसरे जज ने भी कह दिया कि मैं खुद को अलग कर रहा हूं तब क्या होगा? तो फिर संदेह शुरू हो जाएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये इस प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। कोई जज खुद को अलग क्यों करेगा? जरूर उनके पास कुछ ना कुछ वैलिड रीजन रहा होगा जिस वजह से उन्होंने खुद को इस सुनवाई से अलग किया है। अगर वो अकाउंटेबिलिटी की बात हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही हो, कि अगर वो उनका ही वकील है जिन्होंने केस फाइल किया है, रह चुके हैं पहले, और आज वो जज हैं, उन्हीं के बेंच में आया है, तो लोग इस तरह की बात वो कर सकते थे, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, 10,000 करोड़ के नोटिस का है। सुनने में तो यह भी आया है कि 12 लाख करोड़ के नोटिस भी सर्व किए जा चुके हैं बिल गेट्स और आधार पूनावाला के खिलाफ। तो धीरे धीरे सच्चाई सब सामने में आएगी और मैं समझता हूं कि सरकार इस दिशा में बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, सोच रही है। सरकार गुनहगारों को छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है, गुनाह उस परिस्थिति में गुमराह कर दिया गया, गलत वैज्ञानिकों की सलाह मान ली गई, वो जो कॉम्प्रोमाइज्ड वैज्ञानिक थे, कॉम्प्रोमाइज्ड डॉक्टर थे, उन्होंने गुमराह किया सरकार को। लेकिन अब सरकार की आंखें खुल गई हैं, और सरकार की आंखें इसलिए भी खुल रही हैं क्योंकि उधर
चौधरी साहब की आंखें खुल गई हैं। ट्रंप की और एलन मस्क तो पहले से ही आंख खोल करके बैठे हुए हैं। ट्रंप साहब खोल रहे हैं पूरी दुनिया की आंख को, और पूरे इन्वेस्टिगेशन में चला गया है महामारी की सारी बातें। तो ट्रंप और एलन मस्क की जब आंख खुली है तो पूरी दुनिया की आंख उन्होंने खोल ही दी है। और इधर जज साहब कह रहे हैं कि हम सुनवाई नहीं करेंगे, कोई ना कोई दूसरा जज जरूर आएगा, चिंता मत कीजिए, ये लड़ाई हम लोगों की जारी रहेगी, इस पर फैसला जरूर होगा। और हम समझते हैं कि अब सरकार भी इस दिशा में गंभीर कदम उठाएगी। विदा लेने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे क्यूआई ओटीटी के जितने प्लेटफॉर्म है, QI.in, प्रकाश TV.in, फेसबुक पेज, रंबल और एक्स प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, और क्यूआई के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा मेंबर भी बने। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।